ओके जी। आज आज हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके। देखो बेटा, आपके दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए हैं पीछे। एक तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके, और दूसरा इसके अलावा जो आपका टॉपिक रहता है वो है सिमेट्री। तो दोनों को आज हम प्रैक्टिस करते हैं। दोनों की वर्कशीट है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके। देखो, ग्रोथ का मतलब होता है कि आप ऑब्वियसली ग्रोथ एंड डीके, डीके कोई भी चीज रिड्यूस हो रही है आपके पास, ग्रोथ कोई भी चीज आपके पास इंक्रीज हो रही है। और एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है या एक्सपोनेंशियली डीके हो रही है। तो जिस तरह अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, अ, जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी हाफ लाइफ होती है, ठीक है ना। तो ये डीके हो रहा है उसमें होते हैं ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं जो कि ओवर द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो कर रही होती हैं या डीके हो रही होती हैं। तो इसकी ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस की हुई है, जो कि मैंने एक पिछली वीडियो के अंदर ये भी बताया हुआ था कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको फॉर्मूला याद हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले के अंदर बेटा हम लोगों ने पढ़ा था, जो उसका फॉर्मूला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था ए इज इक्वल टू पी और ब्रैकेट में 1 + r/100 होल पावर n था। सही है ना। तो वो जो होल पावर n था बेसिकली वो भी एक्सपोनेंशियल ही था, ठीक है ना, क्योंकि वो जो चीज बढ़ती है तो वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही होती है। तो यहाँ पे मीन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला है ये भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर आता है। इसके अलावा भी कोई भी फार्मूला एग्जामिनर आपको बना के दे सकता है। मैंने एक एक वर्कशीट देखी है और वो वर्कशीट मैं यहाँ पे भी आपको करवा रहा हूँ। अच्छी वर्कशीट है, इससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जिसको भी हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि जी ये किस तरह से होता है। देखें इधर। सबसे पहले तो ये है, जिस तरह ये आपके पास एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 1200 डॉट डला हुआ है। डॉट मीन के ये आपस में हो रहा है मल्टीप्लाई, सही है। तो बेसिकली इट इज y इज इक्वल टू 1200 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 + 0.3 और ये डी। यू नो के एक्सपोनेंट का मतलब ही ये होता है कि जब कोई चीज आपके पास उसके ऊपर पावर लगी है। अब ये बेसिकली जब हम एक्सपोनेंशियल की ग्रोथ की बात करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक नया है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बेटा दो तरह की होती है। एक होती है आपके पास अगर ये प्लस हो रही हो, जिस तरह के यहाँ पे नजर आ रही है, यानी वन के अंदर आपने कुछ ना कुछ ऐड किया है। अब चाहे वो ऐड होने वाली चीज कितनी ही छोटी क्यों ना हो, कुछ ना कुछ ऐड ही हो रहा है, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियली वो ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। ऐड हो रहा है तो इसको हम कहेंगे, अगर ऐड हो रहा है तो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। ये इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। सिमिलरली अगर प्लस नहीं है, जिस तरह बाकी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको नजर आ रहा होगा वहाँ माइनस चल रहा है, तो माइनस का मतलब यह है कि वहाँ एक्सपोनेंशियल डीके चल रहा है। एक बहुत माइनर सी क्वांटिटी उसके अंदर से और द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो कम होती चली जा रही है। अब ये जरूरी नहीं कि टाइम के साथ इसका हो, कोई भी चीज हो उसके वो ग्रो करती है या डिक्रीज कर रही होती है। जिस तरह मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की बात बताई, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ नाम लिखना था लेकिन चले हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख देते हैं। ए इज इक्वल टू पी, एक मिनट, ए इज इक्वल टू पी, ये इसके अंदर आ नहीं रहा, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ इसको। नीचे लिखना है डायरेक्ट, ए इज इक्वल टू पी 1 + r/100 टाइम्स, आप एन लिखते हैं वहां पे। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स उसके अंदर लिख देते हैं। तो ये फॉर्मूला भी एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर आ रहा होता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी आप कोई अमाउंट रखवाते हैं तो वो ग्रो ही करती है ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। ऐसा नहीं होता कि आपने $1000 लिखवाया है और कंपाउंड इंटरेस्ट हो लग के वो चीज कम हो जाए, तो वो ग्रो ही कर रही होती है प्लस में, ठीक है जी। सो यहाँ पे आ, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या ये डज दिस फंक्शन रिप्रेजेंट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल डीके। तो ऑब्वियसली ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही है यहाँ, सही है। उसके बाद देखें, आप इस मामले को लिख लें, ये वाला मैं इसको रेस कर रहा हूँ। व्हाट इज योर इनिशियल वैल्यू, ठीक है। अब ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनिशियल वैल्यू यहाँ पर क्या है इसकी। देखो, ग्रोथ के अंदर इनिशियल वैल्यू तब होती है जब टाइम आपके पास जीरो आ जाए, ठीक है ना। इनिशियल वैल्यू यानी कि बिल्कुल जब टाइम जीरो, जैसे ही आपने इसको स्टार्ट किया उस वक्त, तो जब आपने टाइम स्टार्ट किया तो उस वक्त हमने अज्यूम किया कि टाइम जीरो है। तो तब ये क्या पॉइंट आता, बहुत सिंपल है, टाइम इज इक्वल टू जीरो कर दें
फॉर्मूला जो इन्होंने इक्वेशन दी है वो 1200 टाइम्स 1 प्लस 0.3 टाइम्स पावर टी है, टी हो गया 0। तो किसी भी नंबर की पावर 0 अगर हो जाती है तो नंबर किसकी इक्वल हो जाता है? ये बात आपने पढ़ी है, 1 की इक्वल। वेरी गुड। सो 1200, 1 प्लस 0.3 हो जाएगा 1.3। अब 1.3 की पावर 0, अब नंबर चाहे कुछ भी हो, अगर पावर 0 हो जाएगी तो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सही है, ठीक है। तो ये 1200 टाइम्स 1 क्या बनेगा आपके पास? 1200 ही होगा। तो ये बन जाएगा जी आपके पास इनिशियल वैल्यू जो आपके पास आती है वो आती है 1200। समझ आ रही है बात? अच्छा, उसके बाद देखो, व्हाट इज द रेट ऑफ ग्रोथ और रेट ऑफ डीके। चले जी, रेट ऑफ ग्रोथ क्या है और रेट ऑफ डीके क्या है इसके अंदर? अब देखो, रेट इसके अंदर जो आता है वो 1 प्लस के साथ जो नंबर लिखा है ना बेटा, ये 0.3 लिखा हुआ, ठीक है ना, ये इसका रेट डिस्कवर करता है 0.3। जिस तरह अभी अभी मैंने जो लिखा था फार्मूला का कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसके अंदर क्या लिखा था? 1 प्लस R/100, तो R रेट था। तो यहाँ पे रेट क्या आ रहा है? रेट आ रहा है 0.3। तो इसको एज अ परसेंटेज अगर लिखेंगे तो क्या बन जाता है? वेरी गुड, 30%। कैसे? बहुत सिंपल है, डेसिमल को खत्म कर दें। डेसिमल को जैसे खत्म किया तो नीचे आ गया एक, तो 1 आपने लिखना, और डेसिमल के बाद आप नंबर काउंट कर लें कितने हैं यहाँ पर। डेसिमल के बाद एक ही नंबर है 3, तो एक जीरो लगा दो, 3/10। अच्छा, 3/10 को क्योंकि परसेंटेज में लिखने का मतलब ये होता है कि अगर डिनोमिनेटर में आप 100 ले आओ तो वो नंबर एग्जैक्टली परसेंटेज बन जाता। अब 100 में कैसे ले गया हूँ? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 3 × 30/100 हुआ। तो अपॉन 100 का मतलब है कि जैसे अपॉन 100 हो गया तो ये नंबर परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, यानी 30/100 भी 30%। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं असल में समझाने के लिए सबको, तो सबको समझ में आ जाए। वरना डायरेक्टली 0.3 है तो 3/10 हुआ, एक जीरो इधर लगा दिए, एक जीरो ऊपर लगा दिए, तो 30/100 हो गया, तो ये 30% बन गया, ठीक है ना जी। 0.3 बेटा क्वेश्चन के अंदर है ना, इक्वेशन दी जाएगी ना आपको, ये इक्वेशन आपके पास y इज इक्वल टू 1200 ब्रैकेट में 1 प्लस 0.3 है, ठीक है ना। तो ये 0.3 क्वेश्चन के अंदर है कि कोई भी एक फंक्शन है वो इस तरह से लिखा हुआ आपके पास, ये 0.3 रेट आता है, ठीक है ना। मैंने आपके सामने लिखा था उसका फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो वो था ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस R/100, ठीक है ना, होल पावर एस टी। तो ये R बेसिकली रेट था, तो यहाँ पे ये R/100 था, तो यहाँ पे 0.3 है, इसको अपॉन 100 कर लो तो बात आपकी हो जाएगी इस तरह से। मैंने वो साइड पे आपको कन्वर्ट करके दिखा भी दिया कि 0.3 को आप लिख सकते हैं 3/10, ठीक है ना। अब अम्मार ये कह रहा है कि मैं जो इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, तो अम्मार सारे तुम्हारी तरह ज़हीन नहीं होते ना। चलो नेक्स्ट पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, अच्छा ये क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में y इज इक्वल टू 55 है, फिर पॉइंट है, पॉइंट मीन ये, सॉरी पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई का सिंबल है। y इज इक्वल टू 55 टाइम्स 1 माइनस 0.002 होल पावर इज t। अब ये मुझे बताएं कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है या डीके हो रहा है? डीके ऑब्वियसली, एक चीज माइनस हो रही, माइनस का मतलब ये है कि आप उसको ओवर द पैसेज ऑफ टाइम वो कम ही हो रही है, वो बढ़ नहीं रही है, तो यहाँ पे डीके हो रही है। तो सीधा सीधा आप लिखते हैं, डज दिस फंक्शन रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल डीके? तो इट इज क्वाइट इजी, इट्स एक्सपोनेंशियल डीके, ठीक है जी। व्हाट इज योर इनिशियल वैल्यू? इनिशियल वैल्यू मैंने पहले भी कहा कि आपने टाइम को जीरो कर देना है इस फंक्शन में, तो 55 है, 1 माइनस 0.02 होल पावर 0। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करके आप पावर 0 लगाएं, उससे बेहतर है जी। हाँ, जब इनिशियल वैल्यू की बात करें ना वो, कि व्हाट इज योर इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू से मतलब ही ये है, या तो कोई कंडीशन आपको बताए कि इनिशियल वैल्यू स्टार्ट हो रही है टाइम 3 से या टाइम 4 से, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी उसने इनिशियल वैल्यू से कोई कंडीशन नहीं बताई आपको, तो जब आपको कोई कंडीशन नहीं बताए तो टाइम को जीरो आप रखो, सही है। तो मैंने टाइम को जीरो रखा। अच्छा देखो एक चीज और, ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करूं 1 माइनस 0.02 होल पावर 0, अब मुझे ब्रैकेट को सॉल्व करके, ऊपर मैंने आपको समझाने के लिए ब्रैकेट सॉल्व की थी यहाँ पर, लेकिन ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट आप जो भी इसका आंसर आए, जब आपने होल पावर 0 कर देना है तो वो इक्वल टू 1 ही आ जाना है, चाहे जो भी हो। जब होल पावर 0 हो गई तो ये ब्रैकेट के अंदर जो नंबर बनेगा वो इक्वल टू 1 बनेगा। तो 55 1 से
मल्टीप्लाई होकर 55 ही बनेगा, तो इनिशियल वैल्यू इसकी 55 हो जाती है। मीन अंडर दिस कंडीशन, ये आप याद रखें, अगर इस तरह का क्वेश्चन है और वो आपसे पूछते हैं टी इज इक्वल टू जीरो और किसी किस्म की कोई इनिशियल वैल्यू की कोई कंडीशन नहीं बताई उसने, तो फिर आप टाइम को जीरो कंसीडर करेंगे और ये वाला पोर्शन जितना भी है ये आपके पास हो जाएगा इक्वल टू जीरो, और खाली 55 या जो भी नंबर लिखा है वो आ जाएगा आपके पास, क्योंकि वन से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वही रहेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलें, व्हाट इज द रेट ऑफ ग्रोथ और द रेट ऑफ डिके। चलें जी, 0.02 इसका रेट है। इसको एज अ परसेंटेज आपने अगर बताना है तो रेट ऑफ ग्रोथ कितना हो रहा है यहाँ पर, तो क्या इसका रेट हो रहा है, कितने परसेंट रेट हो रहा है, क्योंकि रेट आप बताते हैं परसेंट में। 0.02 है, गुड। तो 0.02 में डिनोमिनेटर में 100 लेके आने के लिए फ्रैक्शन खत्म करें तो डेसिमल के बाद दो नंबर है, 02। तो 0.02 है ना, तो दो जीरो आगे, बिल्कुल सही है। 2/100 का मतलब हो गया जी 2%। कोई मुश्किल नहीं है आपके पास। क्लियर हो गया? हाँ हाँ, मार मैं थोड़े मुश्किल सवालों में भी आ रहा हूँ। देखें, एनी क्वेश्चन? सही है बेटा, आगे चलें। अच्छा देखो, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, देखें उसमें भी यही चीज है, 1.25 होल पावर है टी आपके पास। सही है। अब इसमें क्या करोगे भाई, आप ये मुझे बताओ जरा। ये क्वेश्चन है, डज दिस फंक्शन रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल डीके। हाँ जी, वन से ज्यादा है। एनीवन एल्स? वन से ज्यादा है या वन से कम है, बताओ। वन से ज्यादा है ना। अच्छा, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है आपके पास। इसको आप यूं करके लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 100। इसको अगर वन की फॉर्म में लिखो, 1.25 को ये लिख सकता हूँ ना मैं, 1 + 0.25 लिख सकता हूँ ना मैं। बात वही है, 1.25, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी आपके पास। तो इसको मैं यहाँ पे ग्रोथ ही लिख रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद चलें आगे। इनिशियल वैल्यू क्या है इसकी जी? इनिशियल वैल्यू बताएं जी, टी जीरो कर देंगे आप, तो वाई की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या बनेगी? जैसे आपने टी जीरो किया तो वाई बन गया यहाँ पे 100। क्लियर हो रहा है? टाइम आपने जीरो कर दिया ना, जैसे टाइम जीरो किया तो इक्वल टू 100 हो गया, 1.25 की पावर जीरो बन जाएगा 1। क्लियर? अच्छा, रेट ऑफ ग्रोथ और रेट ऑफ डीके बताएं क्या है। 0.25 है, तो 0.25 में रेट ऑफ ग्रोथ क्या हो जाएगा? 25, 0.25 है, तो ये जैसे आप इसको लिखेंगे तो 25/100, तो 25% हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है 4 वाला, बताएं जी इसमें क्या आएगा। 5575 और ब्रैकेट में 0.65 की होल पावर है टी। इसमें बताएं जी, अब यहाँ पे क्या है, ये ग्रोथ है या डीके हो रहा है? ये डीके हो रहा है, वन से कम है, 0.65 है। तो इसको जब आप इस फॉर्म में लिखेंगे ना, वन की फॉर्म में, मतलब ब्रैकेट के अंदर वन इंट्रोड्यूस करना, वन से लेस या कम वो करके बताना, तो मैं इसको लिखूंगा 1 - 0.35 होल पावर। तो 1 - 0.35 लिख दूं तो भी ये बन जाएगा 0.65। तो ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पे डीके। ठीक है। व्हाट इज योर इनिशियल वैल्यू अगेन? 5575 ही होगी इसकी इनिशियल वैल्यू, टाइम को जीरो करके। और रेट ऑफ ग्रोथ और रेट ऑफ डीके क्या हो जाएगा? 35%। समझ में आ रही बात? ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, बाकी के क्वेश्चन सेम इसी जैसे ही है, तो उसको करने की अब जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, द फर्स्ट ईयर ऑफ अ चैरिटी वॉक इवेंट हैड एन अटेंडेंस ऑफ 500। सही। अब ये जरा थोड़े से शायद आपको, ये भी मुश्किल नहीं है, इजी है क्वेश्चन, लेकिन उससे थोड़े से मुख्तलिफ है। द फर्स्ट ईयर ऑफ अ चैरिटी वॉक इवेंट हैड एन अटेंडेंस ऑफ 500, so the attendance y increases by 5% each year। ठीक है जी, अटेंडेंस इंक्रीज हो रही है 5% बाई ईच ईयर। अब इसमें कैसे होगा जी? राइट एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। बोलें क्या आएगा? y इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय 1 + 0.05। गुड।
होल पावर इज टी। क्या ये 5% इंक्रीज है? बिल्कुल। अगर ये इंक्रीज है द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ग्रोथ की बात हो रही है तो प्लस ही करना आपने। और 5% है तो 5/100 का मतलब क्या होता है? 5% मीन्स व्हाट? ये 5% है, 5% इंक्रीज करना है, इंक्रीज है तभी हमने प्लस लिखा है। और 5% का मतलब है 5/100, तो 5/100 का मतलब हो जाएगा 0.05। क्लियर हो गया? तो वही हमने लिखा है 1 + 0.05। हाउ मेनी पीपल विल अटेंड इन द 10th ईयर? चले जी, 10th ईयर, राउंड ईयर आंसर टू द नियरेस्ट पर्सन। चले जी, अब ये 10th ईयर में क्या होगा? अब टाइम आपके पास आ गया 10। अब ये जगह कम है, डायरेक्ट फॉर्मूले पर टी की जगह 10 लगाओ। बस कैलकुलेटर में अपने वैल्यू डालना कुछ भी नहीं है। y = 500, थोड़ा सा इसको कैलकुलेटर में डालो वैल्यू। 1 प्लस, बल्कि 1 प्लस नहीं लिखे इसको, 1.05 लिखे, 1.05 होल पावर इज 10। बताओ भाई क्या बनता है ये? 815। y = 815। अच्छा, तो हाउ मेनी पीपल विल अटेंड इन द 10th ईयर? राउंड ईयर आंसर इन द नियरेस्ट पर्सन 815। ठीक है, तुम्हारा आंसर मैं चेक कर लेता हूँ कैलकुलेट सही क्या नहीं किया। इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 814 है। वो क्या था, आंसर क्या था? नहीं नहीं, नियरेस्ट पर्सन बोला ना उन्होंने, 81। एग्जैक्ट आंसर क्या है? हाँ, 814.4 है ना, तो 814.4 है। देखो ना, राउंड अप जब करेंगे तो 0.4 है, तो आधे की बात नहीं है। 814.4 है तो वो 814 के ज्यादा नियर है ना 815 से। तो हाँ, एट, क्या चीज? हाँ, तो वो तो फिर 15 के नजदीक हो गए ना। आपने उसको नियरेस्ट के लेके जाना है ना, 814.4 है तो 814 के नजदीक है। अदरवाइज वो अगर 0.5 होता या उससे बड़ा नंबर होता तो वो 815 हो जाता। अब 0.5 से कम है तो 814 हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट पे चलें जी। द पॉपुलेशन ऑफ स्मॉल टाउन वॉज 3600 इन 2005। द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 4% एनुअली। अच्छा जी, राइट एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। बताएं जी क्या होगा? y = बेसिकली 3600 से आप आगे लेके चलेंगे इसको, 3600 इन 2005 तक। अब 4% इंक्रीज हो रही है तो 1 + 4% का मतलब क्या है? अगेन जिस तरह ये 5% था, इस तरह 4% कर लें। 4/100 मतलब 0.04, तो 0.04 की होल पावर हो गया टी। What will the population be in 2025? Round your answer to the nearest person. तो 2025 का मतलब है टाइम कितना हो गया? 2005 से 20 हो गया, 2006, 7, 8 काउंट करें, 20 हो गया। तो हाँ, तो y = 3600, 1.04 होल पावर इज 20। क्या बना? 7,888। राउंड ऑफ किया इसको, 7,888 पाता है, ठीक है ना? 7, नहीं नहीं, 7,888, 7,888.04। हाँ सही है, 0.04 का मतलब यही है। देखो, ये कैलकुलेट करोगे तो 0.04 आएगा। अब इस 4 को अगर आप खत्म करोगे तो 0 पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। देखो, 4 है या 4 से छोटा नंबर है, आप इसको खत्म करोगे तो सिर्फ पहले वाले नंबर पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। ये 4 को आप खत्म करो तो 0 0 ही रहेगा। लेकिन अगर ये 5 होता, 0.05, तो फिर ये खत्म होता तो 0 1 बन जाता, या 5 से बड़ा नंबर होता तो ये 0 जो है 1 बन जाता। अब अगर ये 1 बन भी जाए तो भी कोई असर 8 पे नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो आप खाली इसको इतना ही लिख दें, उससे आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आंसर देख लेता हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर 7,888। ठीक है जी, सही है। ये आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसके अंदर अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन इसी जैसे ही हैं। लेट सपोज क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं यहाँ पर, कौन सा वाला करें? ठीक है वाला, बताओ कौन सा इसमें से बना है। क्वेश्चन नंबर 15 करता है, चलें। क्वेश्चन 15 देखें, सारे एक जैसे ही हैं। 15 है कि your car cost $42,500। सही है। सो इतनी महंगी कार है तुम्हारी। व्हेन यू परचेज इट इन 2015, लेसन,
When you purchase in 2015, the value of the car decreases by 15% annually. अब ये डिक्रीज का आ गया, तो ऑब्वियसली ये अब ग्रोथ नहीं है, ये डीके है। अब क्योंकि कार की प्राइस टाइम ओवर द पैसेज ऑफ टाइम कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं। सही है। तो यहाँ पे अब इसका क्या बनेगा, फंक्शन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 42,500, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे 1 प्लस, और डिक्रीज, सॉरी, माइनस, हाँ सही है, ठीक है ठीक है, 1 माइनस 15%, तो क्या होगा 0.15 होल पावर इज टी। ठीक है। अब 2015 में ली थी, तो 2022 में क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, 7 हो गया आपके पास। तो y इज इक्वल टू 42,500, 1 माइनस 0.15 क्या हो जाता है, 85, 0.85, 0.85 होल पावर इज 7। चलो भाई बताओ, डेसिमल में बताओ। 1362, 4.5, 1362, 4.5, ये है। तो 0.5 को आपने खत्म किया, तो ये क्या बन गया, 13625। दिस इज आंसर। ठीक है ना। तो आपकी कार की वैल्यू 42,500 से कम होके 13,625 होगी, इतनी कम होगी। ठीक है, चेक कर ले आंसर इसका, 13625। ठीक है, सही ना। अब ये आपके पास आ गया, इसके बाद 16 भी सेम इसी तरह है। ये वर्कशीट में अपलोड कर दूंगा, देख लेना इस वर्कशीट को भी। हाँ मैं, बेटा ये 0.85 हो गया ना, माइनस हो गया 1 माइनस 0.15, 1 माइनस 0.15 माइनस हो गया 0.85, और उसकी पावर हुई, और ये कैलकुलेट हो गया, उसीलिए 42,000 से कम होके 13,625 होगी। ठीक है। तो अब ये आपका एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और ये सारा आपका डीके वाला हो गया, सही है ना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा है इसके अलावा, सिमेट्री। तो चलें जी, सिमेट्री भी करते हैं अभी। तो सिमेट्री के अंदर इस तरह से है, गिव मी अ मिनट, में सिमेट्री को लेके आता हूँ, 1 मिनट। चलो भाई, ये आ गई आपके पास, ये वर्कशीट मैंने नेट से उठाई है, इसकी एक बनी बनाई डायग्राम एक अच्छी हो जाएगी। देखो, सबसे पहले तो सिमेट्री मीन, वर्ड सिमेट्री मीन क्या होता है, सेम, ऐसी लाइन जिसके जिसके अक्रॉस शेप सेम हो। ठीक है ना, एग्जैक्टली exactly। अब जिस तरह के, मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आप देखो, फर्स्ट करो, आपके पास एक स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर मेरा यहाँ पे देख लो, ये अब ये स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल है। अगर आपने एक लाइन ऑफ सिमेट्री, हाँ एक लाइन ऐसे आई है आपके पास, इसके लेफ्ट और राइट अब इसमें नहीं है, लेकिन एक्चुअली में सेम है। अगर मैं इसको ड्राइंग बिल्कुल सीधी बनाऊं, तो दूसरे मुझे अब उस पर जाना पड़ेगा। तो देखो, ये अब लाइन शेप, अगर इस लाइन को ड्रॉ करता हूं, तो लेफ्ट साइड राइट साइड पे शेप सेम। ठीक है, सुन लो इधर, मैं अगर ऐसे बनाता हूं, तो ऊपर और नीचे ये भी सेम है। ठीक है। और लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे, ऐसे, सही है, और ये भी। अब मेरी एक बात याद रखो बेटा, शेप्स आपके पास दो तरह की होती है, एक होती है रेगुलर शेप्स और एक होती है इरेगुलर शेप्स। मैं ये सारी चीजें ये मैं बता रहा हूँ, रेगुलर और इरेगुलर। पहले रेगुलर का सुन लो, समझ लो। देखो, रेगुलर शेप्स वो हैं जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, साइड्स भी इक्वल होती हैं, और इंटरनल एंगल्स जितने भी हैं वो सारे इक्वल हैं, जिस तरह स्क्वायर है। हाँ बोलो, किसके अंदर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो इरेगुलर के अंदर वो अलग चीज है, प्लम लाइन, वो आप बात कर रहे हो सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड। हाँ बिल्कुल, वो सही है वो, लेकिन वो अलग चीज है, हाँ वो होती है। लेकिन यहाँ हम एक अलग चीज पढ़ रहे हैं, देखें, वो आप बात करो सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए। रेगुलर इरेगुलर में क्या चीज है, रेगुलर इरेगुलर में पहले तो ये समझ लो, अगर मैं आपको कहूँ स्क्वायर, तो स्क्वायर एक रेगुलर है या इरेगुलर, रेगुलर शेप है, क्योंकि इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है।
सही है। स्क्वायर्स की चारों साइड्स लेंथ में इक्वल हैं, जितने भी इसके एंगल्स हैं इंटरनल एंगल्स ये सारे सेम है 90 डिग्री के। सही है बेटा, समझ में आ रही बात। अच्छा, रेगुलर शेप 4 साइडेड हो 5 साइडेड हो, जितनी भी साइडेड रेगुलर शेप है उसकी लाइंस भी, लाइंस ऑफ सिमेट्री भी उतनी होंगी। मसलन अगर स्क्वायर है 4 है तो इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री 4 है, 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। सही है। पेंटागन आप बनाते हो रेगुलर, तो उसकी क्योंकि चारों साइड पांचों साइड इक्वल हैं तो उसकी 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। क्लियर हो रहा है, बात समझ आ रही है आपको। तो इस तरह करके आपने बनानी होती है। सो यहाँ पे ये हो गया रेगुलर और इरेगुलर हो गया। अच्छा, अब उसके बाद आगे चलें जी। आप फर्ज करें एक चीज है इरेगुलर। अब आप बात करो यहाँ पर, ये मैंने पे स्क्वायर नहीं, एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना। अब इस रेक्टेंगल के अंदर, रेक्टेंगल एक रेगुलर शेप है क्या? रेगुलर शेप है क्या रेक्टेंगल? नहीं है ना। तो इस रेक्टेंगुलर शेप के अंदर अगर आप एक लाइन आपने ये लगाई, क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? गुड। क्या ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? अच्छा, अब ये बताओ क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? पक्की बात है? नहीं है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। हाँ बेटा, लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं मुझे बताओ। ये वाली, इज दिस लाइन ऑफ सिमेट्री और नॉट? नहीं है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? भाई शेप हाफ हो रही है इसमें भी, आधी ऊपर जा रही है आधी नीचे, फिर ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं है? प्रॉपरली नहीं है, बिल्कुल। यानी लाइन ऑफ सिमेट्री को आप कहते हो बेटा, लाइन ऑफ सिमेट्री को आप कहते हो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी। लाइन ऑफ सिमेट्री ऑल्सो नेम्ड एज लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं इसको। अच्छा, एक मिनट, इसको मैं रेस कर दूं। ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी है। मीन इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो क्या डायग्राम जो है वो हाफ हो रही है, यानी यहाँ पे देखो इस तरफ से अगर आप पेपर को फ्लिप करो, रेक्टेंगल बनाई आपने, अगर आप इस अकॉर्डिंग टू दिस लाइन ऑफ सिमेट्री आपको लग रहा है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्या इसके अकॉर्डिंगली पेपर फ्लिप होके ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली वापस इस जगह पे आता है कि नहीं आता? ये वाला पॉइंट इस जगह पे आएगा या नहीं आएगा? नहीं, नहीं आएगा, कभी कभार भी नहीं आएगा। और ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा। अगर ये रेक्टेंगल आपने सही बनाई है तो ये वाला पॉइंट कभी भी इधर नहीं आएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर आपने इसको पेपर को फ्लिप किया, यहाँ से इसको फोल्ड किया, तो ये पॉइंट कभी भी उठ के इस जगह पे नहीं आएगा। यानी अगर ये पॉइंट ए है और ये बी है तो बी कभी ए पे नहीं आया। सही है। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है आप, ठीक है। इस लाइन ऑफ सिमेट्री से अगर आप नीचे इधर आओगे तो कम डिस्टेंस है, इस तरफ जाओगे तो ज्यादा डिस्टेंस है। क्लियर हो गया? तो ये आपने जहन में रखना है इसको। अच्छा, अब एक चीज और भी यहाँ पे आती है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। देख लें इधर, एक चीज आती है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अब ये भी सुन लो बेटा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री में क्या चीज होती है? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री में बेटा ये होता है कि अगर आप किसी चीज को रोटेट करते हो तो इस 360 डिग्री की रोटेशन में वो अपने आप को ओरिजिनली कितनी दफा रोटेट करता है। सही है ना। उसने 360 डिग्री पे अपने आप को कितनी दफा रोटेट करता है। तो फर्ज करें अगर आपके पास ये स्क्वायर की मैं एग्जांपल लेता हूं, तो अगर इस स्क्वायर की एग्जांपल लूं, आपने स्क्वायर को रोटेट किया पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। सही है। तो ए को रोटेट किया ये बी पे चला गया, बी को रोटेट किया वो सी पे चला गया, सी आ गया डी पे। तो क्या शेप सेम हो गई? बिल्कुल शेप सेम हो गई। तो ए आपके पास चला गया इधर, यहाँ पे आ गया। अच्छा, यहाँ पे बाकी पॉइंट्स आ रहे नहीं लिख रहा, मैं बस बता रहा हूँ। ए पहले यहाँ था फिर वो इधर आ गया, बी सी की जगह पे आ गया, सी डी की जगह पे आ गया, डी जो है ए की जगह पे आ गया। शेप बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी, एक दफा होगी। फिर आपने इसको रोटेट किया
तो इसी जगह पे अब क्या आ गया, पहले ए था, बी की जगह पे ए आया, अब ये डी पीछे से उठ के इसकी जगह पे पहुंच जाएगा, शेप दोबारा सेम हो गई। ठीक है ना, एक दफा और सेम हो गई ना। अच्छा, उसके बाद फिर सी आ जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा वापस ए एग्जैक्ट अपनी जगह पे आ जाएगा। तो बेसिकली इसके अंदर शेप ने अपने आप को पूरी 360 डिग्री पे ले जाके 4 टाइम्स इसने अपने आप को रिपीट किया। सही है, समझ में आ रही है? ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री इसकी क्या होगी, 4 होगी। क्लियर हो रहा है पॉइंट? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसकी हो जाएगी 4। यानी कि रेगुलर शेप्स में जितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं उतना ही उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी होता है। यूजुअली यही होता है कि लाइंस ऑफ सिमेट्री और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री एक जैसा ही होता है। ठीक है, बहुत ऐसा रेयर होता है कि वो अलग अलग हो जाए, लेकिन ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, अगर जितना लाइंस ऑफ सिमेट्री अगर 2 है किसी शेप की, तो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 2 ही होगा। क्लियर हो रहा है अहमद? समझ आ रही है बात? अच्छा देखो, ये यहाँ पे रेक्टेंगल की मैंने एग्जांपल दी थी। रेक्टेंगल में 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री और उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना है? रेक्टेंगल का भी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 ही है। सही है। अब ये स्क्वायर और रेक्टेंगल की एग्जांपल देना बहुत जरूरी था। ये पॉइंट मुझे बताना था, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके अंदर आप में से आधों ने गलती की है, कि रेक्टेंगल के अंदर ये वाली लाइन जिसको मैंने एरो से मेंशन किया हुआ है, ये लाइन इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सही है, डायगोनल वाली लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, जबकि स्क्वायर के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अगर आपको एग्जाम में फिर भी डाउट हो रहा है तो आप ये भी समझ लो कि लाइन ऑफ सिमेट्री बेसिकली लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होती है। आप सपोज करो कि अगर आप अकॉर्डिंग टू दैट लाइन, उसी लाइन के अकॉर्डिंगली अगर आप उसको फ्लिप करो, फोल्ड करो, तो क्या वो बाकी की शेप एग्जैक्टली उसके ऊपर आती है कि नहीं आती? अगर इस तरह से होता है तो इसका मतलब ये है कि वो लाइन ऑफ सिमेट्री है, अदरवाइज नहीं है। यहां तक बात क्लियर होगी? ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री भी क्लियर हो गया। अब चलें अब इस डायग्राम के अंदर। ड्रॉ ऑल द लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑन दिस शेप। बताएं जी इसके अंदर कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं? एक लाइन तो ये वाली एग्जैक्टली exactly। सही है, और बताएं। अगर मैं यहाँ लाइन बनाऊं तो क्या सेम होगी? नहीं। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो क्या सेम होगी? नहीं। किसी भी डायरेक्शन बनाओ नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सिर्फ और सिर्फ ये ही 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, इसके अलावा बाकी की लाइंस ऑफ सिमेट्री इसके अंदर नहीं है। ये मैं इरेज कर रहा हूँ डायग्राम पे। ठीक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट आपके पास रेक्टेंगल इज ड्रॉन ऑन अ सेंटीमीटर ग्रिड। चले, अब ये रेक्टेंगल आपके पास, ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑन द रेक्टेंगल। लाइन ऑफ सिमेट्री पहले तो बताएं आप। ठीक है, 1 2 और ये एग्जैक्टली यहाँ से। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली 1 2.5 यूनिट है, 2.5 यूनिट यहाँ पर है। 1 2 3 4 है, इसमें भी सेम यही है। 1 2 3 नहीं, 4 है यहाँ से, यहाँ से सॉरी। सही ना, एक ये हाफ डिस्टेंस यहाँ पे 2.5 यूनिट्स इधर है, 2.5 यूनिट्स इधर है। अच्छा, ये 2 यूनिट्स हैं, ये भी 2 यूनिट्स। और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है डायगनली अगर बनाए तो क्रॉस में? ये नहीं बनती है। क्यों बनेगी ये? क्या इस लाइन की बात कर रहे हो आप? नहीं, ये लाइन नहीं बन रही है, एक मिनट। देखो ना, यहाँ से 1 2 3 4 यूनिट बनता है, ये नीचे की तरफ आओ तो। और यहाँ से देखो तो ये 5 यूनिट्स बनता है। तो अगर ये सेम होती तो इधर भी 5 यूनिट होता है, इधर भी 5 यूनिट होता, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है जी। ठीक है ना, तो ये आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। सही है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है आपके पास ये 2 ही है। नेक्स्ट पे चले जाएं जी। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये अब आपके मतलब इसमें तो इजी है ना, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 3 है इसका, फॉर ईच शेप राइट डाउन द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री। चलो भाई, अब यहाँ पे बताया आप इसका लाइंस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे कितनी है भाई? इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री अगर आप ये ड्रॉ करें तो बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ से एक लाइन है, इसके लेफ्ट और राइट पे से शेप जो है वो सेम। ठीक है, और यहाँ से अगर आप बनाए तो ऊपर और नीचे वाला सेम, ऐसे ही है।
देखो ये लेफ्ट और राइट सेम है, ये पोर्शन सेम है। और अगर आप ऊपर नीचे बनाओ तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन भी बिल्कुल सेम है या नहीं? सेम है, पक्की बात है। बिल्कुल सही। और कुछ लाइन बन सकती है? सोचें क्या कि और लाइन बन सकती है, बना के देख लें आप। मसलन अगर मैं यहाँ से ये लाइन बनाऊं तो क्या लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी? देखो ये रीजन कम है, ये रीजन ज्यादा है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सही है ना? तो इसको आप लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कह सकते। तो सिर्फ दो ही हैं इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री। ये देखिए ये, और ये आपके पास लाइंस ऑफ सिमेट्री सिर्फ दो ही है। लाइंस ऑफ सिमेट्री टू है। ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री बताएं जी इसके अंदर क्या है। अगर आप इसको रोटेट करना शुरू करो, फर्स्ट करो ये 0 डिग्री पे अभी, ठीक है? यानी आप ये ध्यान में रहो कि लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर ही जाके शेप सेम होती है। मसलन ये शेप आप रोटेट करते रहो, रोटेट करते करते ये चीज यहाँ पे आ जाएगी। नहीं हो सकता ना, अब मैंने बताया ये क्रॉस में ऐसे लेके जाओगे, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ये चीज एक चीज कम है, एक चीज ज्यादा है। ठीक है। अच्छा अब ये है हमारे पास, सुने इधर, रोटेशनल सिमेट्री क्या आएगा? अहमद, अहमद बेटा इधर देखो, रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा? टू ऑर्डर कैसे है इसका? देखो ना, एक जो है जब इसको रोटेट करते जाओगे 0 डिग्री से रोटेट होके यहाँ पे आएगा, ये चीज यहाँ पे आएगी, और ये चीज इधर, ये चीज इधर। तो क्या ये शेप सेम है क्या? नहीं है। ये शेप तभी होगी जब ये यहाँ पे जब पहुंचेगा ना तो शेप सेम होगी। ये वाला पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्टली इधर, ये वाली चीज ऊपर, ये जो राइट साइड वाले वैल्यू है, ये चीज इधर आ जाएगी, ये आमने सामने। तो 180 डिग्री पे एक तो शेप सेम हुई, और फिर दोबारा 360 पे जाके शेप सेम होती ही होती है। 360 पे जाके शेप सेम हो जाती है। तो इसका रोटेशनल सिमेट्री जो है, रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर इसका क्या हो गया जी? क्लियर हो गया? लाइन से सिमेट्री टू है, और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी इसका टू हो गया। यहाँ पे आ जाओ, इसकी क्या है भाई? एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो हो गई ये, दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों बनती है? अगर मैं नीचे से ऐसे लाइन लगाऊं तो क्या ये सेम है? नहीं है। नीचे ये देखो इस तरफ जा रहा है, इधर उधर जा रहा है। अगर ये तब होती जब ये शेप इधर ही जा रहा होता, बिल्कुल इसकी रिफ्लेक्शन आ रही होती है। तो ऐसे तो नहीं है, वो तो दूसरी तरफ जा रहा है। तो फिर ये लाइन ऑफ सिमेट्री दरमियान वाली नहीं है। सही है, तो सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, और ऑर्डर और रोटेशन सिमेट्री भी इसका बीच में कहीं भी नहीं है। तो वो 360 डिग्री पे ही जाके है। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, कहीं कहीं बुक्स के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि वो जो 360 डिग्री वाली रोटेशन होती है ना, यानी जब एग्जैक्टली 360 डिग्री कंप्लीट हो जाता है तो शेप तो सेम हो ही जाती है, तो वो उसको नहीं मानते। कुछ बुक्स में इस तरह से भी है कि वो उसको नहीं मानते, तो वो कहते हैं कि नहीं, इसके अंदर ड्यूरिंग दैट 360 डिग्री रोटेशन तो उसने शेप को रिपीट नहीं किया ना। हाँ, ड्यूरिंग 360 डिग्री उसने रिपीट नहीं किया। तो क्योंकि ये भी चीज कॉन्सेप्ट है, तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें तो हर जगह फिर रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर कम करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो मैंने टू लिखा है ये इस तरह से लिखा है, मैं इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा हूँ कि 360 डिग्री वाली रोटेशन को भी आप एक्सेप्ट कर लो। अदरवाइज अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करो तो फिर ये वन हो जाएगी। इसको मैंने वन लिखा है, ये जीरो भी हो सकती है, इसको जीरो कह सकते हो फिर आप, ठीक है ना? फिर दोनों को ही उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है। दोनों को उन्होंने लिया है, ये भी लिखा है वो भी लिखा है उन्होंने। सही है ना? मतलब वन भी लिखा है और जीरो भी लिखा है। तो अब ये चीज है। अच्छा एक चीज और देख लें इसके अंदर। बाकी अब ये देखो, ये वही चीज आ गई जो मैंने आपसे कही थी। ये स्टार अगर आप उसको देखो तो ये रेगुलर शेप, सही ना? सारे स्टार्स हैं। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनेगी बेटा? देखो एक चीज है, ये यहाँ पर क्या ये शेप सेम है? एग्जैक्टली सेम है। अच्छा, अगर मैं यहां से एक लाइन बना लेता हूं, कहां से? आ, ये, क्या ये शेप सेम है? ऊपर देखो भाई, ये इसके ऊपर आ गया, सेम आएगी। अच्छा इसी तरह अगर मैं यहां से बनाऊं, क्या ये सेम है? बिल्कुल ये भी सेम है। 1 2 3, कितनी होगी लाइन? 1 2 3 4, 4 होगी। अच्छा और इसके अलावा क्या है? 5, ठीक है। और इसके अलावा कौन सी?
ये वाली। तो टोटल कितनी शेप सेम हो रही है इसकी? ये 1 है, 2, 3, 4, 5। एक मिनट, अ, ये 5 टोटल शेप्स हो रही हैं इसकी बेटा। 5, 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि ये वही दोबारा 1 है, ये फिर दोबारा 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। सही है ना? तो टोटल ये लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब मैंने आपको क्या कहा था, नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होंगे रेगुलर शेप के? 1, 2, 3, 4, 5 कॉर्नर्स है। जितने उसके कॉर्नर्स हैं उतनी ही लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। तो अगर 5 कॉर्नर्स हैं तो 5 ही उसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री भी है। और रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर है इसका, अगर हम 360 डिग्री को एक्सेप्ट करें तो 5 है, अदरवाइज 4 भी इसको कह सकते हैं अगर आप 360 डिग्री को नहीं करते। अच्छा ये देख लो, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है? 1, 2। एक मिनट, एक मिनट, 2 हो गई। अच्छा, क्या ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री है क्या? एक मिनट, दोबारा मैं सही से बनाता हूँ। अगर मैं यहां से ऐसे लाइन बनाता हूं तो क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है? क्यों भाई? यहां से जितना इधर जा रहा है, अगर इसको पेपर से फ्लिप करो तो यहां से इसको फोल्ड करो तो उसके ऊपर आ जाएगा? नहीं आएगा ना? तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। देखो ये वाली, एक तो ये होगी लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ये होगी लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? भाई आप इसको फ्लिप करो तो ये एग्जैक्टली इसके ऊपर आएगा ना? नहीं हो सकता है ना बेटा। ये देखो, वो था रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल नहीं है ये। नहीं नहीं बेटा, ये रेक्टेंगल नहीं है, ये क्या चीज है? ये आपके पास है, आप काइट भी नहीं है, इसको कहते हैं, अरे नहीं, रोम्बस है। ये आपके पास रोम्बस है, इसकी चारों साइडें इक्वल है। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना? ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, 1, 2, 3। अच्छा, अगर मैं यहां से बनाऊं ये चीज, तो ये भी तो सेम है। अगर ये साइड सेम है, 1, 2, 3, देखो, आप सीधा सीधा ये जेन में रखो। अगर आप ये जिसमें मैंने 4 लिखा है, अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर फ्लिप करो तो ये एग्जैक्टली इसकी इक्वल चली जाएगी, इसके ऊपर आएगी, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर आएगी। तो लाइंस ऑफ सिमेट्री 4 हैं, और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी इसका 4 ही आ जाता है। समझ में आई? देखो इसके दरमियान में ये 90 डिग्री नहीं है बेटा। रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री लग रहा है आपको? ये 90 डिग्री नहीं है, ठीक है ना? ये रोम्बस है, ठीक है? तो इसकी 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और 4 इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री। क्लियर हो रहा है? बस एक और मेरे ख्याल में क्वेश्चन कर लेते हैं बस। अब ये आपके पास एक रेगुलर हेक्सागोन उसने खुद ही कह दिया। देखें इधर, ये रेगुलर हेक्सागोन है, देख लें अभी। एक लाइन आपने ऐसे लगाई, क्या शेप सेम है? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। और मुझे बताएं, एक लाइन आपने ऐसी बनाई, 2, 3, एक मिनट, 4, एक मिनट, ये हो गया 5, और ये हो गई 6। बात समझ आ रही है? आप किसी भी लाइन से आप इसको फ्लिप करोगे तो ये एग्जैक्टली उसके इक्वल ही आएगा, ठीक है ना? ये एग्जैक्टली उसके इक्वल ही आएगा। देखो, सही है। तो अब ये देखो, रेगुलर हेक्सागोन के अंदर ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री पूछ रहा है, तो इसका रेगुलर हेक्सागोन का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आपके पास बन जाएगा 6। सही है? ऑन द डायग्राम ड्राई ऑल द लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो हमने लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? तो अच्छा, उसके बाद देखें जरा, बस ये लास्ट है इसका, इसके अंदर, और ये रोड साइंस राइट डाउन द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। हाँ जी, बता दें इसके अंदर क्या है।
इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री एक तो आओगी आपकी ये वाली, है ना? भाई शेप के हिसाब से बता रहे हैं ना, वो शेप्स के हिसाब से निकल, सर्कल की नहीं होती, सर्कल नहीं है। आपके पास सिंबल है ये, रोड सिंबल है। अगर आप इस तरह से करोगे तो ऊपर नीचे की शेप सेम है ना बेटा, इसके अंदर जो डिजाइन बना हो उसको भी तो ध्यान में रखना आपने। सही है ना? नहीं, क्रॉस बिल्कुल हो सकती है, हाँ बिल्कुल, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सही है। अच्छा, और कोई हो सकती है? अ, ऐसे ही हो सकती है? नहीं ऐसे, नहीं ऐसे नहीं हो सकती, कि ये लाइन सीधी नहीं आएगी। दरमियान वाली जो लाइन है वो सीधी नहीं आएगी, दो ही लाइन आप सुन। सही है। तो इसके अंदर होगा आपके पास लाइन सिमेट्री, इसके अंदर दो ही नजर आ रही हैं, अगर देख लेना, अगर कुछ ज्यादा हो मेरे ख्याल में तो दो ही है। ये वाली लाइन सिमेट्री इसकी नहीं है, दो ही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ देख लो, इसके अंदर कितनी है भाई? इसके अंदर लाइन सिमेट्री, क्योंकि अंदर ये अब एरोज हैं, तो एरोज अगर मैं इस तरह से काटता हूँ तो क्या सेम होंगे? नहीं होंगे। एरोज तो नहीं है, नहीं नहीं हो सकते ना, क्योंकि एरोज आप कहीं से भी काटें, ऐसे काटें तो भी नहीं हो सकता है। ये वाला एरो इसके ऊपर एग्जैक्टली नहीं जाएगा, ये इसके ऊपर नहीं आएगा। तो अगर ये एरोज नहीं हो तो फिर तो हो सकता है, लेकिन अगर ये एरोज हैं तो एरोज एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे, क्योंकि शेप एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, वो नहीं आ रहा है। सही है। तो बस सही है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया आपके पास, ठीक है ना? अच्छा, ये जो तुम कह रहे हो रोम्बस वाली बात, अब ये देखो यहाँ पे इन्होंने रोम्बस इसको कहा भी नहीं है, अब हमें नहीं पता कि वाकई एग्जैक्टली रोम्बस है भी सही है, काइट ही लग रही है वाकई, मुझे भी डाउट हो रहा है। तो इसको आप, सॉरी, इसको आप इस तरह करो, इसको आप हाँ इसको रोम्बस है ये, इसको आप, अगर ये रोम्बस हो भी सही तो भी एग्जैक्टली इसके ऊपर नहीं आएगी, ठीक है। आप इसकी टू ही लाइंस ऑफ सिमेट्री लेंगे बेटा, फोर नहीं लेंगे, ये कंफ्यूज करने वाला था थोड़ा सा। तो हम इसकी टू लाइंस ऑफ सिमेट्री ही ले लेंगे। एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो होगी ये एग्जैक्टली, दूसरी ये वाली हो गई। यहाँ से ऐसे हम करते हैं तो लाइन एग्जैक्टली उसके ऊपर आ नहीं रही है। सही है, ठीक है। तो टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री भी इसका टू ही होगा। सही है जी। तो आई थिंक यहाँ तक हो गया है ये आपका। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी कोई इश्यू है तो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? इसमें कमेंट्स कर दीजिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज।